Hello friends, welcome back my YouTube channel. Today we are going to solve our chemistry question paper. तो ये है क्वेश्चन पेपर HP बोर्ड का जो टर्म सेकंड का है, सेमेस्टर सेकंड का, ईयर है 2022। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। यहाँ पे है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, द pH ऑफ एसिड रेन। अब हमें बताना है कि pH ऑफ एसिड रेन कितनी होती है। तो यहाँ पे 5.6 होती है pH ऑफ एसिड रेन की। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड्स इन इथाइन मॉलिक्यूल्स में। अब इथाइन मॉलिक्यूल्स में हमने बताना है कि कितने पाई बॉन्ड है और कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो हम इसकी स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ मैं। तो यहाँ पे C और यहाँ पे H, यहाँ पे H, तो ये आएगा सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये दो आएंगे पाई। तो 3 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड के साथ ये है ट्रू। अब सिग्मा बॉन्ड तब होते हैं जब हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होती है और पाई बॉन्ड तब होते हैं जब साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होती है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 3 और 2। अब कंजुगेट एसिड ऑफ NH3, अमोनिया के कंजुगेट एसिड बताने हैं हमें। अब कंजुगेट एसिड ये ब्रोंस्टेड लोरी का कंसेप्ट है, कंजुगेट एसिड और बेस का। कंजुगेट एसिड कौन से होते हैं? कंजुगेट एसिड्स जो बेस, जब कोई बेस है, अब जो एसिड का कंसेप्ट क्या है, एसिड की डेंसिटी क्या होती है? ब्रोंस्टेड लोरी क्या बोलता है? एसिड वो सब्सटेंस है जो कि H पॉजिटिव रिलीज़ करते हैं, मतलब कि जो रिलीज़ करते हैं H पॉजिटिव, और बनाते क्या हैं वो? कंजुगेट बेस। अब जो बेस का कंसेप्ट क्या है? जो कि H पॉजिटिव ऐड करते हैं और बनाते हैं कंजुगेट एसिड। तो हमारे पास यहाँ पे NH3 या दिया होगा, तो जब ये कंजुगेट एसिड तभी बनेगा जब ये H पॉजिटिव ऐड होगा। तो यहाँ पे H पॉजिटिव मतलब कि NH3 प्लस H पॉजिटिव ऐड करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा NH4। अब ये इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव साइन, ये वेकेंट है, तो यहाँ पे आएगा NH4 पॉजिटिव। तो ये ट्रू है। अब हम बताएंगे द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हैवी वाटर ऑफ D2O। तो यहाँ पे आएगा हैवी वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है D2O। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रोड्यूसर गैस इज़ द मिक्सचर ऑफ। प्रोड्यूसर गैस क्या, जो प्रोड्यूसर गैस है वो बनती कैसे है? जब हम रेड हॉट कार्बन और O2 और N2 को मिलाते हैं तब हमारे पास प्रोड्यूसर गैस मिलती है। तो उसमें होती है 2CO प्लस N2। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिलता है, तो ये वाला करेक्ट आंसर है। जब हम रेड हॉट कार्बन को ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में मिलाते हैं तो हमारे पास जो है प्रोड्यूसर गैस मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आइसोबारिक प्रोसेस आर द प्रोसेस वेयर। आइसोबारिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें कि प्रेशर रहता है कांस्टेंट। तो चेंज ऑफ प्रेशर कितना आएगा? प्रेशर कांस्टेंट है तो चेंज ऑफ प्रेशर आएगा 0। तो यहाँ पे ये आंसर ठीक है। अब सोलिबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड इन वाटर। अल्कली मेटल जो मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स वो कौन सी होती हैं? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। अब यहाँ पे देखो कोई भी मेटल्स है, इन मेटल्स का हाइड्रोक्साइड है यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे आएगा नन ऑफ द एबव। ये जो मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये हैं, ये है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और क्वेश्चन नंबर 8 है डायमंड, ग्रेफाइट, कोक आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पे देखें टोटल नंबर ऑफ चेन आइसोमरिज्म ऑफ C5H12। अब यहाँ पे हम C5H12 का देखेंगे चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म क्या होता है? जिसमें कि जो कार्बन एटम है उसको हम रिप्लेस करेंगे, और जो ऐसे ही पोजीशन आइसोमरिज्म होता है जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा उसकी पोजीशन को हम चेंज करेंगे, वो आता है पोजीशन आइसोमरिज्म। तो हमें जहाँ पे चेन आइसोमरिज्म पूछा है तो हम इसको कार्बन के एटम को डिस्प्लेस करेंगे। जैसे अभी हमने इस कार्बन को इधर लगा दिया तो यहाँ पे ये सेकंड पोजीशन आ गई इसकी, और यहाँ पे जब हम इन दोनों कार्बन को एक इधर लगा देंगे तो यहाँ पे ये वाली थर्ड बन जाएगी। अब इसको जब हम इसको इसके नीचे लगाएंगे तो ये कुछ इसी की तरह, जब हम इसको इसके नीचे लगाएंगे तो ये कुछ इसकी तरह बन जाएगा। तो ये रिपीट होंगी तो ये बनेंगी 3, 1, 2 और 3। तो यहाँ पे 3 है करेक्ट आंसर। अब यहाँ है द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ बोटेन इज़ ब्यूटेन इज़। तो यहाँ पे मैं आपको एक टेबल बताता हूँ जिसमें ये बताया गया है
इसमें पोटेंशियल एनर्जी, चलो अच्छा आप ऐसे याद रख लो कि यहाँ पे ये टेबल दी हुआ है हमारी बुक में, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एंटी का जो है मतलब कि स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, स्टेबिलिटी इसकी सबसे ज़्यादा है, मतलब कि इसकी जो एनर्जी होगी वो सबसे कम होगी। यहाँ पे देखो द एनर्जी डिफरेंस इन द कन्फर्मेशन इज़ 335, 3.35 और 14.20, 18.40। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे कम है। अब हमें पता है कि जो स्टेबिलिटी होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रिएक्टिविटी या फिर एनर्जी के। जो एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, और जब जो एनर्जी कम होगी तब स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। यहाँ पे एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे ये एंटी वाला करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एंटी वाली ऑप्शन है ये करेक्ट है। ठीक है, अब 11th क्वेश्चन क्या है, अब हमें pH फाइंड करनी है इसकी। तो यहाँ पे HCl है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये पूरी तरह से आयनाइज हो जाएगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। अब हमें H पॉजिटिव की वैल्यू दी हुई है 0.01 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 × 10⁻³ अब हम pH का फॉर्मूला लगाएंगे। pH का फॉर्मूला होता है -log H पॉजिटिव या फिर हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ पे आएगा -10⁻³ अब ये -3 होता है वो पहले आ जाता है, तो -3 और आएगा log 10। अब log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो माइनस माइनस आएगा +3, यहाँ पे आएगा 3 का आंसर। ठीक है, ये इक्वल टू है। और यहाँ पे है द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ SHE की होती है 0.01, क्योंकि इसका यूज़ हम करते हैं किसी अनदर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए। तो इसकी वैल्यू 0.0 होती है, तो जो भी डिफ्लेक्शन शो होती है वोल्ट मीटर या मीटर पे वो वैल्यू होती है दूसरे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे ईथर आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ अल्कोहल, यहाँ पे हम लिखते हैं CH3, आर ओ आर फॉर्मूला होता है ना ईथर का, तो यहाँ पे CH3 और CH3। अब हम इस ऑक्सीजन को यहाँ पे डिस्प्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा CH3, CH2 और OH। ठीक है, यहाँ पे बन गया अल्कोहल। क्वेश्चन 13 हमारे कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द जनरल फार्मूला ऑफ इथाइन, इथाइन का फॉर्मूला सबसे पहले हम देखते हैं इथीन का फॉर्मूला क्या होता है। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, और इथीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, और इथाइन का फॉर्मूला होता है CnH2n और -2। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए। अब विच अमंग द फॉलोइंग हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स और 3 सेंटर्ड बॉन्ड्स। अब 2 इलेक्ट्रॉन और 3 सेंटर्ड बॉन्ड इसमें कहाँ पे होता है, ये क्या हमारे पास यहाँ पे ये है इथेन, और C2H4 है इथीन। तो यहाँ पे B2H6 का फॉर्मूला आएगा हमारे पास। यहाँ पे बोरोन ये आएगा H और H, B2 है हमारे पास, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ये है। तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे इन 3 एटम के अराउंड रिवॉल्व करेंगे, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक हाइड्रोजन का होगा एक बोरोन का होगा। तो और 3 सेंटर कौन से हैं, बोरोन, हाइड्रोजन और बोरोन, बोरोन, हाइड्रोजन और बोरोन। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा B2H6, C2H6 का फॉर्मूला आएगा ऐसे, और यहाँ पे आएगा ओहो CH3 और CH3 इस तरह से आएगा इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे कोई 3 सेंटर नहीं है, और C2H4 में भी ऐसे आएगा, यहाँ पे भी कोई 3 सेंटर्ड बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे 2 सेंटर्ड ही हैं सिर्फ। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, द सिस्टम विच नाइदर एक्सचेंज मैटर और एनर्जी विद सराउंडिंग। अब कोई सिस्टम है जिसमें कि ना तो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है ना ही मैटर का, तो ये कौन सा सिस्टम आएगा, ये आएगा आइसोलेटर सिस्टम। आप थर्मस के एग्जांपल ले सकते हो कि यहाँ पे ना तो एनर्जी में चेंज होती है और ना ही मैटर का, तो ये होता है आइसोलेटर सिस्टम। ठीक है, अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 17। इन Zn और Cu सेल Zn हाफ सेल एक्ट एज एनोडोइक हाफ सेल, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स। अब हमें बताना है कि Zn हाफ सेल है वो एनोड की तरह एक्ट कर रहा है या फिर कैथोड की तरह। ठीक है, अब हम इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू देखेंगे Zn और Cu की। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी ऑक्सीडेशन ज़्यादा जल्दी होगी, मतलब कि यहाँ पे देखेंगे जो Zn है
और Cu की हम देखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। अब जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू मतलब ज़्यादा होगी और वो आएगा एनोड पे और उसकी होगी ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं जेड एन की। मैंने तो ऐसे याद रखा है कि इनकी रिलेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जानने के लिए कटरीना ने कार मांगा आल्टो जेन आएगा जिंक, फरारी फिर भी है क्यों मतलब कि कॉपर। तो जेड एन ऊपर आया मतलब कि इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा है, कॉपर की कम है। अब यहाँ पे इसकी ज़्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, तो इसकी होगी ऑक्सीडेशन और ये होगा एनोड हाफ सेल के एक्ट तरह करेगा एनोड हाफ सेल की, तो ये आएगा ट्रू। अब यहाँ पे देखो कार्बोकेटाइन्स आर फॉर्म्ड बाय होमोलाइटिक फ्यूजन। होमोलाइटिक फ्यूजन क्या होती है? सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोकेटाइन क्या होता है? जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बन के, ऐसे होगा इसका स्ट्रक्चर कुछ, और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब होमोलाइटिक फ्यूजन कौन सी फ्यूजन होती है? मान लो कि यहाँ पे है ए और बी। अब यहाँ पे जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, तो ये फॉर्म करेगा ए के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन और बी के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कहीं पे भी बॉन्ड फॉर्म मतलब कि केटाइन या एनाइन फॉर्म हुआ, कोई भी आइन नहीं हुआ, तो ये आएगा फॉल्स। बट मैं आपको बता देता हूँ कार्बोकेटाइन कैसे फॉर्म होता है। कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है हीट्रोलाइटिक फ्यूजन से। हीट्रोलाइटिक फ्यूजन में पूरा बॉन्ड उठ जाता है, मतलब कि जैसे पूरा बॉन्ड इसके ऊपर चला गया तो यहाँ पे आ जाएगा बी नेगेटिव और ए पॉजिटिव। और यहाँ पे देखो ए पॉजिटिव बन गया, तो यहाँ पे होमोलाइटिक फ्यूजन होता, तो यहाँ पे ये ट्रू आता। ठीक है, अब इज़ ए टेम्परेरी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट फिलअप इज़ ए टेम्परेरी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन्वॉल्विंग पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व किस में होते हैं? तो और टेम्परेरी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, तो ये आएगा इलेक्ट्रॉन मरिक इफेक्ट। यहाँ पे तो स्पेस नहीं बची, इधर लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन मरिक इफेक्ट। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन मरिक इफेक्ट कैसे होता है? मतलब कि ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। मान लो कि ये है इथीन और यहाँ में हमने H पॉजिटिव लिया। ठीक है, अब ये बॉन्ड इधर चला जाएगा और ये जो है इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? अब स्पेस ही कम है, यहाँ पे स्ट्रक्चर आएगी H और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव साइन और यहाँ पे एक बॉन्ड आएगा और यहाँ पे CH3 आ जाएगा, H और H। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन मरिक इफेक्ट है। अब हमें बताना है गैस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए भोपाल गैस ट्रेजेडी इन द ईयर ऑफ 1984। अब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसमें जो गैस थी वो कौन सी गैस थी? वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, ये वाली गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट। अब